प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंग्लिश में जो स्टूडेंट है वो यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़े और स्क्रीनशॉट लेके रखे ताकि आप आराम से उसको बाद में भी पढ़ सकें। यहाँ दिया हुआ है सौरव लिमिटेड ने, जिसकी नामांकित पूंजी 15 रुपये 50,000 इक्विटी अंशों में विभक्त 7,50,000 रुपये थी। आप इन दोनों की गुणा करके देखिए, 7,50,000 आएगा। यानी एक शेयर 15 रुपए का है और 50,000 शेयर है। 45,000 इक्विटी अंश 1.5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। तो प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 रुपए है और इश्यू कितने शेयर किए गए? 45। तो हमारा सवाल यहां से होगा, 45,000 से होगा, 50,000 से नहीं होगा। राशि इस प्रकार से थी: आवेदन पर 5 रुपए यानी एप्लीकेशन 5 रुपीज, बंटन पर प्रीमियम सहित 6 रुपए। तो 6 रुपए का मतलब हो गया 4.5 प्लस 1.5। ठीक। फर्स्ट कॉल 3.75 और शेष सेकंड कॉल पर हो गया, आवश्यकता पड़ने पर। फिलहाल सेकंड कॉल भी कहा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कॉल तक का ही सवाल चलेगा, ये भी इसमें आ जाता है। आगे देखते हैं। आगे, जनता द्वारा सभी अंशों के लिए अभिदान किया गया। बंटन 15 अप्रैल 2019 को किया गया। बंटन राशि भुगतान की देय तिथि 30 अप्रैल 2019 को थी। प्रथम मांग अगस्त 15 2019 को की गई, जिसकी भुगतान अगस्त 31 को होना था। समस्त राशियां देय तिथि पर प्राप्त हो गई, सिवाय 300 अंशों का एक शेयर होल्डर था, एक धारक, जिसने बंटन राशि देय तिथि तक नहीं दी थी, अलॉटमेंट नहीं दिया। उसने उक्त राशि को प्रथम मांग राशि के साथ भुगतान कर दिया। तो इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ उसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया गया है। 750 अंशों के एक अन्य धारक ने अपने अंशों पर समस्त राशि बंटन राशि के साथ चुका दी। अलॉटमेंट के साथ ही उसने सारी राशि चुका दी। अग्रिम मांग राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया। एडवांस जो दिया था ना इसने, उस पर 12% ब्याज दिया गया। उपरोक्त सौदों की जनरल प्रविष्टि कीजिए तथा 31 मार्च 2020 को कंपनी के चिट्ठे में इन मदों को भी दिखाइए और बैलेंस शीट की टोटल आपकी ये आती है। तो क्वेश्चन यहां से यहां तक आपका टोटल हो गया। क्वेश्चन एक बार आप वापस रीड कर ले, और जो बच्चे जिनके पास किताब नहीं है वो वीडियो को यहां से वापस एक बार पीछे लेके पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप सबसे पहले लिखे शेयर। तो मैंने कहा कि 45,000 शेयर मानते हुए सवाल करेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए है? अलॉटमेंट के साथ 4.5 प्लस 1.5 6। फर्स्ट कॉल के साथ कितना है? 3.75। तो सेकंड कॉल आगे भविष्य में जो करेंगे संभावित निकाल सकते, मना नहीं है। 15 प्लस 1.5 होता है ये, सही है। तो 15 में से 5, 4.5 और 3.75 घटाओ, कितना आता है? जल्दी से बता दो। हाँ, हम 5 और 4 9, कितना होता है? 0.25 या 2.5। तो ये आता है बच्चों 1.75। ये 1.5 रुपए प्रीमियम का अलग रहता है, समझ गए बात? तो टोटल शेयर जो है वो 15 रुपए का है। 15 में से 5 रुपए यहाँ पे, 4.5 रुपए यहाँ पे, तो 9 रुपए 50 पैसे। 3 रुपए यहाँ पे ले लिए, तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12 रुपए 50 पैसे। फिर 75 पैसे और हो गए, तो कितने हो गए? 13.25। तो 15 में से 13.25 घटाए तो 1.75 हो गया फ्यूचर के लिए।
अच्छा, अब इसके बाद में आगे प्रश्न में क्या कहा था वो भी नोटिंग में लेते हैं। अ, जो फर्स्ट एक शेयर होल्डर था उसका नाम नहीं दिया था, फर्स्ट लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। इसने अलॉटमेंट का पैसा 300 शेयर थे इसके पास, अलॉटमेंट के साथ नहीं देखे, किसके साथ दिए? फर्स्ट कॉल के साथ। क्लियर? और एक और शेयर होल्डर था सेकंड, उसके बारे में प्रश्न में ये लिखा है कि another holder of 750 share paid the whole amount on shares along with the allotment money। इसने 750 शेयर थे, यहां पे एडवांस दे दिया, एडवांस, और सारा पैसा, ऑल मनी। ऑल का मतलब हो जाता है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही दे दिए, है ना। तो बस ये दो बातें अपने को नोटिंग में लेनी है। और ये मैंने एरो लगाया है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे तो बकाया था पर यहाँ वापस मिला है, यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे ड्यू था, सही है ना, और ये एडवांस हो गया। तो ये छोटी सी नोटिंग लेने से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ करनी है। अब अपने से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री लिखें। सबसे पहली एंट्री हमेशा बैंक की होती है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 45,000 शेयर हैं और 5 रुपए लेने हैं, तो गुणा कर देंगे 5 से, कितना होता है बच्चों? 2,25,000 डेबिट में भी और 2,25,000 क्रेडिट में भी। एक DR इधर लिख दो और एक CR इधर लिख दो। नंबर 2, ये एंट्री हो गई आपके रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सही है बच्चों। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री आपको करनी होती है ट्रांसफर की, तो सेकंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। ये जो यहाँ पे CR था ना, एप्लीकेशन, वो DR हो जाता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं अकाउंट, और सेम अमाउंट होती है 2,25,000 और 2,25,000, और नरेशन हो जाता है ट्रांसफर्ड। ये दो जर्नल एंट्री एप्लीकेशन की हो गई। अब आप देखो यहाँ पे, अब अपने को अलॉटमेंट में करनी है, तो 45,000 इंटू 4.5 और 45,000 इंटू 1.5, दोनों से लेनी है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो तीसरी एंट्री ड्यू की होती है पहले, तो ड्यू की एंट्री होती है, तो लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 45,000 इंटू कितना है 4.5, और नीचे 45,000 इंटू 1.5, और दोनों मिलाकर 45,000 इंटू 6। गणित निकालो, कितना कितना आता है? 2,70,000, यहाँ पे 2,02,500 और 67,500, ये आपके अलॉटमेंट ड्यू हो गया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिसीव्ड की होती है, चौथी। तो रिसीव्ड में
बैंक अकाउंट सबसे पहले आता है डीआर, क्योंकि पैसा मिलता है तो डीआर हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। वही सेम, ये डीआर था पहले, अब ये सीआर हो जाएगा। अमाउंट तो यहाँ पे 45,000 शेयर में से 300 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, सही है। तो कितनों ने दिया? 44,700 ने दिया। कितना पैसा दिया? 6 रुपए से। तो गुणा करो, कितना होता है? 2,68,200। 2,68,200, सही है। अलॉटमेंट रिसीव्ड, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक एंट्री एक्स्ट्रा एडवांस की। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 750 शेयर थे, उसने एडवांस पैसा दे दिया अलॉटमेंट के साथ, तो एक एंट्री उसकी और लिख दो, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, ब्रैकेट में लिख दो ऑल, सारा पैसा दे दिया। तो बाकी बचा कितना है भाई? अलॉटमेंट के बाद यदि देखें, ये सवाल देखो बेटा, अलॉटमेंट के बाद यदि देखें तो 3 रुपए 75 पैसे फर्स्ट कॉल के और 1 रुपए 75 पैसे सेकंड कॉल के हुए। जोड़ो कितना होता है? 5.50। तो यहां लिखेंगे 750 इंटू 5.50, कितना होता है? 4,125। यहां पे भी लिख दो 4,125। अब हाँ बेटा, समझ में आता है? यहाँ पे प्रश्न में लिखा था उसने सारा पैसा दे दिया, सारा दे दिया तो पूरे 15 रुपए में होते हैं। 15 रुपए में से जितना आ चुका है उसके अलावा जो बचा वो तो 5.5 रुपए बचे। हमने गणित निकाल ली कैसे होगा। आप लोग है ना इन दो एंट्री की मिक्स एंट्री भी कर सकते हो, मिक्स्ड एंट्री कर सकते हो। कैसे करोगे? जो कॉमन होता है वो एक बन जाता है। बैंक बैंक दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी बैंक है, यहाँ पे भी बैंक है, ये दोनों जोड़ दो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। कर सकते हैं। आपको कैसी करना चाहोगे? जल्दी से बोलो, अलग अलग करना चाहोगे तो ठीक है। अगर साथ करना चाहेंगे तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। दोनों ही सही है, मतलब ये मत सोचना कि सर गलत हो जाएगा क्या यार, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है सब बातें। छठा पॉइंट, अलॉटमेंट का काम पूरा हो गया। हाँ, अब आता है फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में ड्यू करें तो उसकी जनरल एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, सही है। टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग ऐसा याद रखो कि ड्यू शब्द का मतलब कैपिटल वाली एंट्री है, कभी नहीं भूलोगे। और रिसीव्ड का मतलब बैंक वाली एंट्री है, सही है ना। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करा, 45,000 शेयर, उस पे टोटल पैसा मांगेंगे फर्स्ट कॉल का, तो 3.75। एक बार बच्चों देख लो, यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करना है तो 3.75 इंटू 45,000 करना है, कितना होता है? 1,68,750। 1,68,750 हो गया। ये हुआ ड्यू।
छोटे छोटे नरेशन है, लिख दिया करो। 7वीं एंट्री रिसीव्ड, तो रिसीव्ड में इसमें सारा पैसा मिला है ना, लेकिन एक ने एडवांस में दे रखा था, है ना, सही बात है। कहां, ये रहा देखो, 750 शेयर का जो होल्डर था ना, उसने पहले ही दे दिया पैसा, पहले ही दे दिया, तो अब देगा क्या, सोच के बताओ, दो बार थोड़ी देता है। तो पहले इसका पैसा एडजस्ट कर देते हैं, तो रिसीव्ड में पहले लिख दो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जो एडवांस पैसा आपको मिला हुआ है उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्या है, सीआर है ना, ये यहाँ पे डीआर हो जाता है एडजस्टमेंट एंट्री में। तो लिखें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट 750 शेयर थे जिन पे एडवांस मिला था, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना रुपए है, 3.75। तो जितना फर्स्ट कॉल का है उतना ही एडजस्ट होएगा। तो अमाउंट कितनी आती है, 750 इंटू 3.75, 2812.5। ठीक है, इधर भी 2812 समझ में आती है एंट्री। रिसीव्ड अभी चल रहा है, रिसीव में हमने कहा कि भाई रिसीव्ड तो कर ले, लेकिन पहले एडजस्टमेंट तो करो, जिसका पहले आ गया पैसा तो हमने एडजस्ट कर दिया, अब बाकी पैसे रिसीव कर लेंगे। तो उसकी एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और इस बार पैसा आपको मिलेगा, 45,000 शेयर थे, उसमें से 750 का एडवांस आ चुका है, तो पीछे कितने बचे, 44,250 इंटू 3.75, गुणा करो कितना होता है, 1,65,937, 38 कर दो क्या, 37.5 पड़ा रहने दो, अपने को क्या है, 1,65,937.5 बाद में कर देंगे, हो गया। एक और काम अभी बाकी है, बताओ क्या, वो 300 जो शेयर होल्डर, देखो यहाँ इसको देखेंगे ना, ये कॉपी में लिखा रहेगा तो बार बार याद रहेगा। ये जो फर्स्ट कॉल के सामने ये दो काम अपने को करने थे, तो ये 300 रुपए अब मिलेंगे, तो इनके मिलने की एंट्री अब कर दो। तो लिखो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 300 शेयर है, अलॉटमेंट का कितना रुपए था, 6 रुपए, तो कितना होता है, गुणा करो 1800, इधर भी 1800, और नीचे नोट जो है ना, नीचे लिख दो, नरेशन जो होता है ना वो इसीलिए होता है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के साथ में ये मिली थी। ठीक है बच्चों, आसान है। यहां पे भी सेम वही बात, ये बैंक और ये बैंक दोनों डीआर हो रहे हैं, आप इन दोनों की जगह पे एक एंट्री कर सकते हो मिक्स्ड, तो मिक्स्ड एंट्री यहां पे भी की जा सकती है। क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
अमाउंट सेम ऐसे ही आएगी, और बैंक दोनों जोड़कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों? हो गया फर्स्ट कॉल का सारा काम खत्म। अब आ जाओ, सेकंड कॉल तो इसने करी नहीं है, ब्याज देना रहता है। अब प्रश्न में लिखा है कि एडवांस पे ब्याज दो, है ना? तो 8वीं एंट्री लिखो, इंटरेस्ट पेड ऑन एडवांस। तो प्रश्न में देखो, इसमें हमें तारीख देखनी पड़ेगी, और जितना एडवांस है उस पे 12% से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो, ये देखो यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पे एक संख्या दिखाता हूँ। फर्स्ट कॉल का एडवांस 2812.5 है, इस पे ब्याज होगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट कॉल एडवांस, अमाउंट कितना था? 2812.5, और सेकंड कॉल एडवांस, तो इसने ये भी दे दिया था, है ना? कितना? 750 शेयर थे, इनटू कितना रुपए से था? 1.75, कितना होता है? हाँ बेटा, 1312.5, ये एडवांस था ना दोनों का। अच्छा, ये एडवांस तो तब तक रहा जब तक हमने फर्स्ट कॉल नहीं करा, सही है भाई? इस प्रश्न में अगर आप याद करने की कोशिश करें तो इसमें लिखा हुआ था क्या, कि फर्स्ट कॉल उसने कर ली थी जिसकी लास्ट डेट ये थी, तो जिस दिन फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ उस दिन ये एडवांस नहीं रहा ना? हाँ तो बोलो, ये हमने एडजस्ट कर दिया था उस दिन। तो इसका ब्याज कहां से कहां तक बनेगा? तो अलॉटमेंट का पेमेंट की डेट, अलॉटमेंट की पेमेंट डेट से फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट, ये ड्यूरेशन अपने को चाहिए, ठीक है? किसके लिए? इसके लिए। तो सवाल में देखें, ये रहा प्यारे बच्चों आपका सवाल। इसमें ये देखो, ये 15 अप्रैल 2019 ये डेट है किसकी? बंटन की लास्ट डेट, है ना? यहां से शुरू करना है, और फर्स्ट कॉल जिस दिन ड्यू हुआ तो वो लिखा है प्रथम मांग अगस्त 15 को ड्यू हुई। तो इस डेट में और इस डेट में अंतर समय कितना हुआ? 3/1/2 मंथ, 3.5 महीने। तो 3.5 महीने का ब्याज अपने को देना है किस पे? फर्स्ट कॉल के एडवांस पे, सही है? सही है ना? अच्छा, दूसरी बात, एक और एडवांस है सेकंड कॉल का, वो भी एडवांस है, लेकिन उसका तो अभी ड्यू किया ही नहीं है, नहीं किया तो उसको पूरे वर्ष का ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? पूरे वर्ष का ब्याज मिलेगा, कहां से? बंटन की लास्ट डेट से। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक उसको ब्याज मिलेगा। तो 11 महीने हो गए, 11 महीने हो गए ना? चलो, दोनों क्वेश्चन देख लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट फिर से एक बार ले लें, मंथन करें। डेट हमेशा क्या है, मंथन से समझ में आती है, समझाने से नहीं आती है। डेट का जो पंगा है ना, सर कैसे हुआ क्या हुआ, वो उस सवाल को 2-3 बार समझने से, डेट को लिख लिख के देखने से समझ में आती है। तुरंत सोचते हो कि नहीं आ जाए, ऐसा मेरे बोलने से नहीं आएगा भाई, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो ये डेट तो हो गई, इसका हमने निकाल दिया, 3.5 मंथ है।
इसकी डेट भी लिख देता हूं ताकि बाद में भी आप कभी देखो तो इसको आराम से समझ सको। 30 अप्रैल से कहां तक देखना है बेटा? 15 अगस्त। बस ये दो डेट है, ये इसका गैप हो गया। और सेकंड कॉल के ड्यू के लिए 30 अप्रैल से 31 मार्च, ये 11 महीने हैं। सही है ना? दोनों डेटें समझ में आ गई बच्चों? डेट्स इसमें 2812.5 इंटू 3.5 इंटू 12%, 3.5 बट्टे 12 कर देना। कितना आता है ब्याज? कितना आता है ब्याज? हाँ बेटा बोलो, कितना आता है? 98.43। ठीक है, और इसका निकालना है 11/12 इंटू 12%। परसेंट का मतलब बट्टे 100 हो जाता है, तो इसका भी कैलकुलेट करो कितना होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका टोटल कितना आता है? बोलना संख्या 144.3। दोनों की टोटल लगाओ, टोटल आ जाएगा ना, ये और ये जोड़ो, 242.81 या 243 रुपए कर दो। बच्चों इसके लिए दो एंट्री करेंगे। पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल अकाउंट DR टू बैंक, ये तो ब्याज के भुगतान की एंट्री हो जाएगी 243 रुपए से। ठीक है, और एक इसको ट्रांसफर करने की होगी, तो P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल अकाउंट 243। ये P&L में खर्चे के रूप में हो गया, हानि है, हानि या खर्च, दोनों ही स्थिति में P&L एक ही तरीके से लिखा जाता है। ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है ना, बस ये बच्चों जनरल एंट्री इसमें इतनी होती है। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक सेकंड में बना देते हैं। देखो वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, लायबिलिटी साइड, तो उसमें सबसे पहले लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने हजार शेयर थे? 45,000 शेयर थे, तो 45,000 इंटू कितने रुपए कॉल कर लिए अभी तक? 13.25। कितना होता है, गुणा करो। 45,000 इंटू 13.25, 5,96,000, 96,250। सही है, सही है। इसमें प्रीमियम नहीं होता है, ध्यान रखना है, प्रीमियम अलग से आता है। नंबर 2 लिखो, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो आपके 45,000 शेयर है, और कितना रुपए है? 1.5। सारा पैसा मिल चुका है? हाँ बोलो, क्योंकि एक ने लेट दिया था पर आ तो गया ना, 31 तारीख तक तो सारी आ गए। कितना होता है? 67,500। सही है। और नंबर 3, एडवांस। कॉल्स, एडवांस कॉल आपके पास पड़ी है, कितनी थी? एडवांस कॉल कितनी थी? 750 इंटू
1.75 सेकंड कॉल वाला ही तो एडवांस माना जाएगा, वो तो ड्यू कर लिया था ना बाद में फर्स्ट कॉल का। तो सेकंड कॉल वाला लेंगे, लिखा हुआ है हमने बच्चों। कितना है ये देखो, ये रहा बेटा, ये रहा, ये देखो 13.13 कर दो ना, 1313, 1313, 1312.5 था, तो अब राउंड में करेंगे 13। ये एडवांस जो होता है वो लाइबिलिटीज होता है क्या? कोई भी पैसा किसी कंपनी के पास यदि एडवांस है तो वो क्या उसकी लाइबिलिटी है या नहीं है? तो उसका आंसर है हाँ सर, लाइबिलिटीज होती है। अगर एडवांस है तो उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड जो है वो हमेशा लाइबिलिटी होती है, सही है ना। चौथा पॉइंट लिखिए, पी एंड एल, ब्रैकेट में लिखो लॉस, कॉमा करके लिखो इंटरेस्ट पेड, सही है। और इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 243। नया जो प्रारूप है ना उसमें पी एंड एल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। हो गया, टोटल लगाओ यहां तक। ये 243 घटाना है, तो इसकी टोटल आती है 6,64,820। आंसर दिया हुआ है, ये इतना ही सवाल है। अब इस तरफ एसेट्स में अगर कुछ आएगा तो एक ही चीज आएगी, बैंक, ठीक है। तो चूंकि बैंक अपने पास कैलकुलेटेड है नहीं, करना चाहें, सुन रहे हो ना, करना चाहें तो जितने भी बैंक डेबिट किए हैं वो सारे जोड़ लो, उसमें से जो क्रेडिट किया है वो घटा दो, तो आ जाएगा। और यह सीधा लिख दो 6,64,820, और इधर भी 6,64,820। हो गया बैलेंस शीट दोनों तरफ से बराबर। और ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट हो जाएगा, सही है। कैलकुलेटर है क्या आप लोगों के पास? तो बैंक जो है ना, डीआर कितनी बार किया है वो सारा लिख लो, फिर बैंक जो है वो सीआर कितनी बार किया है वो लिख लो। तो सीआर तो आपने 243 रुपए से किया है खाली, डीआर कितने से किया है वो लिख लो, डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आंसर। जोड़ रहे हो ना, जनरल एंट्री लिखी हुई आप सबने कॉपी में ना, तो उससे जोड़ो। हाँ, तो टोटल आता है डीआर का टोटल 6,65,000 063 कर दूं, 63 राउंड कर दिया। तो ये डीआर का टोटल था, उसमें से सीआर का घटाया तो आया 6,64,820। तो अब आप चाहे तो इससे सीधा लिख दे बैलेंसिंग फिगर, जो ज्यादा अच्छा है चाह लेना ऐसा, है ना। और नहीं तो वर्किंग नोट ये पड़ा। हो गई बैलेंस शीट अच्छे से, कोई दिक्कत जा रहा है बच्चों? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों।